वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है द कोल्ड वॉर एरा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, बेसिकली जो है जिसमें आपको बताया था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके बाद जो हम पॉलिटिकल साइंस को कवर अप करेंगे, तो आज से जो हम पॉलिटिकल साइंस शुरू कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग किया वो किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। सही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जो मैंने स्टार्टिंग किया है। सही है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं इसको। जितना हो सके मैं ईजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा और इंटरेस्टिंग भी। सही है, तो पहले यहाँ पे आपका स्टार्टिंग किया गया है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। ठीक है, क्यूबन क्राइसिस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यूबन क्राइसिस। देखिए बेसिकली ये आपका बात है 1961 का। ठीक है, जब यूएसएसआर के मन में डर बैठा कि यूएसए अटैक कर सकता है क्यूबा पे। ठीक है, क्यूबा बेसिकली एक स्मॉल आइलैंड नेशन है। ठीक है, स्मॉल आइलैंड नेशन हम बोल सकते हैं। यहाँ के आपका प्रेसिडेंट थे फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, ये आपका यहाँ का प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, तो 1961 में जो है रशिया के मन में डर बैठा कि यूएसए अटैक कर सकता है क्यूबा को और यहाँ के फिडेल कैस्ट्रो को ओवरथ्रो कर सकता है। ठीक है, ओवरथ्रो कर सकता है। सही है, अब ये मतलब क्वेश्चन ये आता है कि यूएसएसआर को क्यूबा को लेकर चिंता क्यों होने लगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यूएसएसआर जो है क्यूबा को सालों से जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करते आ रहा है। ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करते आ रहा है जो कि फाइनेंशियल भी है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं आइडियोलॉजिकल भी है। सही है, फाइनेंशियल भी है और आइडियोलॉजिकल भी है। ठीक है, मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड करते आ रहा है। अब असिस्टेंस प्रोवाइड करते आ रहा है तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा बन चुका है। ठीक है, तो इसीलिए जो है रशिया क्यूबा को मतलब थोड़ा डर गया था कि यूएसए जो है अटैक कर सकता है। ठीक है, तो रशिया क्या करता है, क्यूबा पे जो है क्यूबा को जो अपना एक मिसाइल बेस बना लेता है। ठीक है, क्यूबा को क्या बनाता है आपका मिसाइल बेस बनाता है। मतलब क्या करता है, यहाँ पे जो अपना मिसाइल रखवा देता है। ठीक है, यहाँ पे अपना मिसाइल को रखवा देता है। ठीक है, उसलिए बोला गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पे अपना मिसाइल रखवा देता है। ठीक है, तो इसके 3 हफ्ते बाद, ठीक है, मिसाइल रखवाने के 3 वीक्स बाद हम बोल सकते हैं। ठीक है, 3 हफ्ते बाद जो है यूएस को पता लगता है कि मिसाइल यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्यूबा का जो जियोग्राफिकल लोकेशन था वो भी एक इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं फैक्टर था। ठीक है, जो क्यूबा पर जब मिसाइल रखवा दिया गया है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहली बार जो है हम बोल सकते हैं यूएसए मतलब डायरेक्ट अटैक में था। ठीक है, यूएसए एकदम सीधा निशाने पे था। क्यूबा से जो है यूएसए पे अगर चाहते मतलब अगर इंटेंशन होता तो डायरेक्ट अटैक कर सकते थे वो लोग रशियन, क्योंकि मतलब जो जियोग्राफिकल लोकेशन था एकदम मतलब डायरेक्ट था। ठीक है, तो यूएसए जो खतरे में पड़ गया। ठीक है, तो यूएसए पता चला तो यहाँ के जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था, उस टाइम का प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, उस टाइम के थे आपके जॉन एफ कैनेडी। ये क्या किए, ये क्या ऑर्डर कर दिए कि कोई भी शिप मतलब अपना शिप भेज दिए, अपना जहाज़ भेजे और बोले कि रशियन शिप को जो है रोक दो, रशियन शिप का रास्ता रोक दो एज अ वार्निंग। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया भी था। सही है, तो बाद में जो है मतलब कोई वॉर नहीं हुआ। ठीक है, दोनों अपने में बातचीत करके जो मैटर को सॉल्व कर लिए थे। सही है, जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर के रूलर थे आपका निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, तो ये अपने मतलब बातचीत करके जो मैटर को सुलटा लिया। सही है, मतलब ये बोला गया है बुक में ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा मतलब बोल सकते हैं कि ये जो एक क्राइसिस हुआ ये एक टाइप का हॉट वार बनने वाला था। ठीक है, मतलब वॉरफेयर इसमें लगने वाला था लेकिन लगा नहीं। ठीक है, इसमें कोई मिलिट्रिकल हम बोल सकते हैं इंटरवेंशन नहीं हुआ, तो इसलिए इसको बोला जाता है मतलब कोल्ड वॉर का बिगिनिंग एक टाइप का हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए कोल्ड वॉर का जो बिगिनिंग है वो आपका वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हो गया था। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, वो बात का मैटर है। सही है, तो फिलहाल आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यही बोला गया है। सही है, तो आगे बढ़ते देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। The Cold War was not simply a matter of power rivalries, of military alliances, and of the balance of power. These were accompanied by a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic, and social life all over the world. The Western alliances, headed by the US, represented the देखिए बेसिकली 2 alliances था, Western alliances और Eastern alliances। ठीक है, Western alliance था आपका एक Western alliance और Eastern
अलायंस, ठीक है, दोनों का जो है आइडियोलॉजी डिफरेंस था। वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस का हेड कौन था? यूएस, और इसका क्या था? यूएसएसआर, सही है, सोवियत यूनियन जिसको हम बोलते हैं, सही है। तो वेस्टर्न अलायंस जो है आपका बेसिकली इसका जो आइडियोलॉजी था या फिर इसका हम बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल था वो क्या मानता था? आपका डेमोक्रेसी मानता था। वेस्टर्न अलायंस जो है डेमोक्रेसी मानता था, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, इसके बाद में सोचते हैं। और जो वेस्टर्न अलायंस था ये आपका मानता था कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म, हाँ, ये डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, ये कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, सही है। ये लोग का आइडियोलॉजी था वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस का, सही है, सही है। ईस्टर्न अलायंस क्या मानता था कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, और वेस्टर्न अलायंस क्या मानता था? डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, ठीक है। तो एक टाइप बोल सकते हैं ये लोग का व्हील था, ठीक है ना। तो इनका मानना है यही था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोल्ड वॉर? अब एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज द कोल्ड वॉर। इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोल्ड वॉर बेसिकली था क्या है, फिर होता क्या है, ठीक है। कोल्ड वॉर मतलब बेसिकली ठंडा युद्ध, ठीक है, बोल सकते हैं। हॉट वार मतलब क्या है? जो बेसिकली जो वर्ल्ड वार हुआ था वो एक टाइप का हॉट वार था, क्योंकि उसमें जो है मिलिट्री इंटरवेंशन था, ठीक है, लोग उसमें मरे थे, ठीक है ना, एक दूसरे को लोग मारे थे, ठीक है, वहाँ मतलब बोल सकते हैं कि ब्लड शेड हुआ था, उसको हम बोलते हैं हॉट वार। कोल्ड वार मतलब क्या है? आपका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब हॉट वार होते बच जा रहा है, ठीक है, मतलब मिलिट्री इंटरवेंशन या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ये बोल सकते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको हम कोल्ड वार बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोल्ड वार का मतलब होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, वॉर है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल वॉर है, ठीक है, वो आइडियोलॉजिकल वॉर, सही है, हम सिंपली में बोल सकते हैं। ऐसा मतलब माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो ये कोल्ड वॉर जो शुरू हो गया, ठीक है। द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है, ये माना जाता है। बेसिकली वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ? जब यूएसए जो है या फिर यूएस जो है वो मतलब एटॉमिक बम गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। एक बेसिकली जो है जापानी सिटीज़ थे हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। तो बेसिकली जो बम था उसका नाम था शायद फैट बॉय और लिटिल मैन, ऐसा ही कुछ नाम था, सही है। तो 2 बम गिराता है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सारे रिपोर्ट्स में ऐसा बोला गया है कि बम गिराना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि जापान जो है सरेंडर करने वाला था, ठीक है। ये टाइप का बोल सकते हैं ये लोग अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए अपना यूएस जो है बम उस वहाँ पे गिरा दिया था, ताकि सबको इससे डर जाए, और जो उस टाइम पे जो पावर थे जो मतलब फ्यूचर में राइवलरी कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा डर जाए, ठीक है। ये टाइप का लोगों के मन में डर बैठाने के लिए ऐसा किया गया था, ये लोग ऐसा कर दिया था, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हुआ, ठीक है, तो वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उसके बाद, ठीक है ना। तो बेसिकली वहीं से जो है कोल्ड वार का शुरू होने लगा, ठीक है। तो ये कोल्ड वार का जो शुरू हुआ वो उसका बेसिक आपका मतलब मोटो क्या था, ठीक है, पावर, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं तब वो अच्छे से समझ में आएगा, सही है। देखिए क्या बोला गया है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज द राइज ऑफ 2 न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज, ठीक है। वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद जो है आपका 2 पावर इमर्ज हुआ, ठीक है, उसी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वही है, यूएसएसआर और यूएस, ठीक है, सोवियत, इसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, सोवियत यूनियन, ठीक है, और यूएस तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये इसको हम जानते ही हैं। बेसिकली 2 पावर जो है इमर्ज किया, ठीक है, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और यूएस, ठीक है। तो ये 2 जब पावर इमर्ज किया तो दोनों के बीच में राइवलरी चलने लगा, ठीक है। देखिए राइवलरी जरूरी नहीं कि राइवलरी है तो उसको लेके वॉर भी हो, राइवलरी मतलब आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब वही बोलाता था। While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and USSR as 2 superpowers rival to each other, but it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear। मतलब बोला गया है, देखिए एटॉमिक बॉम्ब से जो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसी जो डिस्ट्रक्शन है, इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद हम बोल नहीं सकते कि ये जीत गया, ठीक है। मान लीजिए कि यूएस में और यूएसएसआर में जो है लड़ाई हो ही गया, मान लीजिए आपका रसिया जीत गया फिर यूएस जीत गया, दोनों को एक जीत गया, तो क्या वो जीत कहलाएगा? मान लीजिए अगर यूएसएसआर जो है यूएस पे एटॉमिक बम गिरा दिया,
ठीक है। अब जो यूएस है वो भी यूएसएसआर पे एटॉमिक बम गिरा दिया, तो डिस्ट्रक्शन तो दोनों साइड में हुआ, ठीक है। कोई एक साइड जीतेगा, तो वो जीतना क्या, जीतना मतलब हम जीत करा सकते हैं। जो डिस्ट्रक्शन है वो तो ह्यूज स्केल में हो चुका है, हमारा फायदा हमारा तो लॉस हो चुका है, दोनों साइड का तो लॉस है ही, ठीक है। तो ये क्या जीतना हो सकता है? नहीं। इसको हम बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। बुक में आपको मेंशन किया गया है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, सही है। इसी को हम बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ठीक है। मतलब जब लड़ाई होता है तो दोनों साइड का लॉस होता है, ठीक है। और वो लॉस जो है हम बोल सकते हैं ह्यूज स्केल में होता है, छोटा मोटा स्केल में नहीं होता है। तो ये डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता कि कौन साइड जीता है, ठीक है। बेसिकली जीता तो एक ना कोई एक है ही, लेकिन लॉस हो चुका है उस टाइम पे, जो बहुत सारा जो है लॉस हो चुका है। प्रॉपर्टी, नेशनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, सब कुछ लॉस होता है। तो वो जीतना नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे वही बोला जा रहा है। तो जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस था, एक तरह का बोल सकते हैं, ये कोल्ड वार को कोल्ड वार ही रहने दिया, ठीक है। कोल्ड वार को हॉट वार नहीं बनने दिया था, ठीक है। ये बस ये सिंपल सा लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ठीक है। मतलब लड़ाई होगा तो कोई साइड जीत रहा है, लेकिन जीतेगा, लेकिन मतलब वो जीतना नहीं है, ठीक है। लॉस होगा, तो मतलब यही मानना था। तो यहाँ पे वही बोला गया है, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही बोला गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ठीक है। इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो एक चीज़ मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि वर्ल्ड वार में बेसिकली दो पावर्स थे, एलाइड और एक्सिस, ठीक है। यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको दो पावर्स थे, एलाइड थे और एक्सिस थे, सही है। अब एलाइड में कौन कौन थे और एक्सिस में कौन कौन थे, ठीक है। तो एलाइड में कौन कौन थे आपका यूएसए, ठीक है, सोवियत यूनियन, सही है, ब्रिटेन और फ्रांस, सही है। और एक्सिस में कौन कौन थे आपका जापान था, जर्मनी और आपका इटली, ठीक है। बेसिकली ये ग्रुप्स थे एलाइड और एक्सिस। तो एलाइड जो है जीत गए थे, ठीक है। और ये ख़त्म तभी हुआ था जब यूएस जो है जापान पे एटॉमिक बॉम्बिंग किया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे, सही है। आगे बढ़ते हैं, द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ठीक है। पहले इसको रबर करते हैं। तो इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ठीक है। टू पावर ब्लॉक्स का इमरजेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स हम बोल सकते हैं, इमरजेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि दो पावर ब्लॉक्स जो है आपका इमर्ज हुआ था, वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न और ईस्टर्न। देखिए ये जो डिवीज़न हुआ ना, ये डिवीज़न मतलब ये जो मेन आपका कौन थे, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। तो ये लोग क्या मतलब लोगों को लालच देने लगे, तुम हमारे अंडर में रहोगे तो हम तुमको ये प्रोवाइड करेंगे, तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तुम्हारा जो राइवलरी है, जो लोकल राइवलरी, उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब एक तरह को लालच देने लगा। और जो स्मॉल जो नेशंस थे या फिर जो स्मॉल जो बोल सकते हैं जो स्टेट्स थे, उनको जो अपने अंडर में ये लोग लाने लगा, ठीक है। तो जो वेस्टर्न साइड में थे उसको बोलता है वेस्टर्न अलायंस, और जो ईस्टर्न साइड में थे उसको बोलता है ईस्टर्न अलायंस। बेसिकली यूरोप को बात किया गया, यूरोप का डिवीजन को बात किया जा रहा है, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो वेस्टर्न में आपका जो हेड था कौन था हम जानते हैं, यूएसए, और ईस्टर्न में आपका कौन था, यूएसएसआर, ठीक है। ये दोनों मतलब हेड थे और इसके अंडर में जो अलायंसेस मतलब बनते जा रहे थे, ठीक है। तो जो डिवीज़न था ये भी बेसिकली पावर के लिए ही था, सही है ना। तब वही बोला, यहाँ पर वही बोला जा रहा है। The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which came into existence in April 1949, ठीक है। जो वेस्टर्न अलायंस था, ठीक है, ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, इसका नाम बता जिसको हम बोलते हैं नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब बना था आपका 1949 में, 1949, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. Each of these states would be obliged to help it, the other. The Eastern Alliance is known as Warsaw Pact। देखिए मतलब क्या बोला जा रहा है
कि इसमें बेसिकली कितना स्टेट था आपका, 12 स्टेट, ठीक है। 12 स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें क्या डिक्लेयर किया गया था, किया गया था कि 12 में से अगर किसी भी एक स्टेट में अगर अटैक होता है तो ये हम मानेंगे कि हम 12 स्टेट में अटैक हुआ है। किसी अगर एक में होगा तो हम मतलब एक तरह का यूनिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किसी एक में होगा तो हम ये मानेंगे कि हमारे सबके ऊपर अटैक हुआ है और हम सब जो है इसको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था जो इसको कंट्रोल करता था उसका नाम था आपका नेटो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था वार्सो पैक्ट, ठीक है। यहाँ पे नेटो और यहाँ पे वार्सो पैक्ट, मतलब ईस्टर्न अलायंस में जो है वार्सो पैक्ट, सही है। यहाँ बोला गया द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सो पैक्ट विच वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन, इट वाज क्रिएटेड इन 1955, ठीक है, 1955। और इसका फंक्शन क्या था कि नेटो के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। वार्सो पैक्ट का फंक्शन था आपका नेटो को इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, ठीक है। ये आपका वार्सो पैक्ट का फंक्शन था, नेटो के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया, ठीक है। Soviet intervention in East Europe provides an example. The Soviet Union used its influence in Eastern Europe, backed by a very large presence of its armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of the Europe remained within its sphere of influence. In East and Southeast Asia and in West Asia, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization and the Central Treaty Organization. ठीक है, the Soviet and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iraq. ठीक है, the Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained from formal independence. Cracks and splits within the alliances were quick to appear. Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute. The other important development was the non-aligned movement, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जो कोल्ड वॉर था एक टाइप का जो हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न का जो पार्टीशन का जो हम बोल सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से ला रहा था, ठीक है ना। तो कुछ न्यूली मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे या फिर हम कंट्रीज थे हम बोल सकते हैं जो अभी मतलब नए नए ही इंडिपेंडेंस को गेन किए थे, ठीक है ना, जिससे हमारा इंडिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसे मतलब इंडिया का लेकर ही बोला जा रहा है, ठीक है। इससे मतलब क्या था कि हमको किसी भी अलायंस को, वेस्टर्न अलायंस हो या फिर ईस्टर्न अलायंस हो, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंस को खुद ही मतलब संभालेंगे, ठीक है। हम अपने आप को किसी के हाथ के ऊपर नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इंडिया ने ये किया था, इंडिया मतलब किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि जानते थे कि ग्रुप ज्वाइन करने से मतलब सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ग्रुप के अंदर लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर स्प्लिट भी आते रहते हैं, क्रैक भी आते रहते हैं, ठीक है। उनको मानना था ये सब, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है। तो मतलब इसके आगे जो पढ़े थे मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स है वही और भी ज़्यादा अलायंस सिस्टम मतलब बनाए थे, ठीक है। सीएटो, सेंटो, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सीएटो, सेंटो मतलब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल एशिया नहीं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मतलब बात यही है आपका। फिर जो मैंने आपको बताया जो मतलब सुपर पावर्स जो है या फिर वो ईस्टर्न अलायंस हो या वेस्टर्न अलायंस हो, वो मतलब क्या बोलते हैं डिपेंड करते थे, ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स पे, और स्मॉलर स्टेट्स भी डिपेंड करते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं डिपेंडेंसीज था। तो ये क्यों था, कौन कौन से फैक्टर्स था, ठीक है। यहाँ पे 4 मेन रीजन दिया गया है। वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, ठीक है, 4 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। पहला आपका वाइटल रिसोर्सेज, ठीक है, वाइटल रिसोर्स तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्स है। दूसरा क्या बोला गया आपका, टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, जैसे हम बोल सकते हैं बेस हम बोल सकते हैं, बेस फॉर वेपन्स, ठीक है। तीसरा क्या बोला गया आपका, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, ठीक है, स्पाई मतलब लोकेशन, यहाँ से वो लोग एक दूसरे पर नज़र रख सकते हैं। चौथा क्या था, इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मेनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। छोटा छोटा अगर सब कोई मिल के अगर मतलब छोटा छोटा जो स्टेट्स थे वो अगर सब कोई मिलकर अगर पेमेंट करते हैं या फिर टैक्सेस पे करते हैं या फिर मिलिट्री के लिए पे करते हैं तो मतलब मिलिट्री सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना।
तो मतलब मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो कवर अप हो जाता है। तो बेसिकली ये 4 रीज़न था जिसकी वजह से जो है सुपर पावर्स एलाइज बनाते थे, ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। यहाँ पे आज हम अपना क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करेंगे, पार्ट 2 में जो चैप्टर को जो हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 जो वीडियो है उसको बनाने के पीछे एक कारण जो मैं आपको समझाया पहले भी, ठीक है। इससे जो है जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग बना रहेगा, आपके मन में जो है हम बोल सकते हैं सस्पिशन क्रिएट मतलब रहेगा, ठीक है, कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो इसके आगे जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ समझ के जाइए, कुछ सीख के जाइए, समझना जरूरी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज़ मैंडेटरी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, ठीक है। जितना हो सका मैंने आपको इसको इंटरेस्टिंग और ईजी दोनों आपके लिए बना दिया है, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।